नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन योजना पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में जल जीवन मिशन योजना प्रभावी तरीके से काम कर रही है। साथ ही प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से उत्तराखंड में काम तेज गति से हो रहे हैं। उत्तराखंड का आज उन्होंने एक वहां की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है उसमें बताया किस प्रकार से आज हर घर जल से नल पहुंचाने का काम, हर नल से जल से हमारी जो जल जीवन मिशन की योजना है किस प्रकार से प्रभावी रूप से आज उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है। पलायन किस प्रकार से धीरे धीरे वहां रिवर्स पलायन की ओर बढ़ रहा है। अनेक अवसर वहां सर्जित हो रहे हैं। कल ही वहां पर राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है। आप सब लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा कि एक ऐतिहासिक कार्य वहां पर हुआ है। अनेक हमारे चार धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हों, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हों, या हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, हवाई कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ते हुए राज्यों की कतार में खड़ा है। देश की पहली पंक्ति के राज्यों में खड़ा है भाइयों बहनों। उसका कारण केवल और केवल है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और इसके साथ साथ उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है भाइयों बहनों। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आप सब यहां भी दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाइए और डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली का तेज गति से विकास होगा। भारत सरकार की जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं वो सारी योजनाएं दिल्ली में लागू होंगी। उत्तराखंड में धामी सरकार चार धाम यात्रा की तर्ज पर शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ के श्री ओंकारेश्वर मंदिर से इसका शुभारंभ किया था। साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसकी ब्रांडिंग की और युवाओं से इसमें शामिल होने का आह्वान किया। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए। तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। देखिए, उत्तराखंड के प्रति मोदी जी का गहरा लगाव है और इसका कारण ये है कि यह उनकी तपोभूमि रही है। कई वर्ष उन्होंने उत्तराखंड के केदार भूमि में, बद्रीनाथ जी में उन्होंने बिताए हैं और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो कई बार उत्तराखंड में आए हैं और इस देवभूमि के प्रति वो कृतज्ञ हैं और यहाँ के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं। इसमें कर्णप्रयाग तक रेल लाइन भी उनकी सौगात है, ऑल वेदर रोड भी मोदी जी ने दी है। केदारनाथ जी में जो मास्टर प्लान उन्होंने जो है स्वीकृत किया है, बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान स्वीकृत किया है और अभी 5 फरवरी को हर्षिल आने का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहाँ आकर के भी वो श्री यमुनोत्री धाम में, श्री गंगोत्री धाम के विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे सकते हैं। और खबर देहरादून से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गांधी शताब्दी अस्पताल में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सीएमओ के लिए सरकारी आवास का भी लोकार्पण किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्रकार मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य विभाग के कई समसामयिक विषयों को मेरे तक भी लाते हैं और जनता तक भी लाते हैं। आज देहरादून में लगभग 7 योजनाओं का हम लोग उद्घाटन भी कर रहे हैं और लोकार्पण भी कर रहे हैं। एक तो अब
7 के 7 दिन बच्चों का टीकाकरण जो है नियमित रूप से होगा। दूसरा, ब्लड बैंक की स्थापना कर रहे हैं। तीसरा, हम सीएमओ आवास, हमने पहली बार सीएमओ को आवास दिया है, उसका भी आज भूमि पूजन हो रहा है। चौथा, हमारा जो रायपुर का हॉस्पिटल है वहाँ पर उप जिला चिकित्सालय बन रहा है और उस उप जिला चिकित्सालय में अब हर प्रकार के डॉक्टरों की भी नियुक्तियां की जाएंगी। मैं जिलाधिकारी जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ और अपने विधायक जी का भी कि उनके प्रयासों से यहाँ पे अब बच्चों को खेल खेल में भी जो है टीकाकरण हो जाएगा। कई बार बच्चे जो है हाइपर भी रहते हैं, माँ बाप भी उनके दिक्कत में रहते हैं, लेकिन अब हमने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि बच्चों को कोई दिक्कत न रहे। और अभी तक हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे टीकाकरण होता था, अब 7 × 24 घंटे यहाँ पे क्या होगा, टीकाकरण किया जाएगा। तो अब मुझे लगता है क्योंकि देहरादून में लोग बहुत बिजी भी रहते हैं और मैं अपनी डीजी मैडम का, सीएमओ का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और उप जिला चिकित्सालय में सारी सुविधाएं अब लोगों को मिल जाएगी। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बयान देते हुए कहा कि पहले लोगों को यूसीसी के बारे में पूरी तरह से पढ़ने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने यूसीसी को लेकर कटाक्ष किया है और तंज कसते हुए कहा कि लोगों के बीच भेदभाव करने का यह नया षड्यंत्र है। पहले उत्तराखंड राज्य प्रथम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है और यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। उसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। और अभी सभी जिस प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग में भी काफी हमारे भाई लोग हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो सभी तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आगे देखा जाएगा कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है। तो अभी तो लोग इसको पढ़ लें, अभी मसौदा सबके पास आ जाए, उसको अच्छे से स्टडी कर लें और स्टडी करने के बाद भी अगर कहीं पे कोई चीज दिखाई ऐसी प्रतीत होती है कि समाज के लिए या वर्गों के लिए एक डिफरेंस क्रिएट करती है, तो आगे देखा जाएगा और जहां संशोधन करने की आवश्यकता होगी वहां पे संशोधन करने का भी उसमें पूरा प्रावधान है। कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने नगर निकाय चुनाव में मतदाता सूची में धांधली का गंभीर आरोप लगाया है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बयान देते हुए कहा, वोटर लिस्ट से गायब हुए नामों के जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस, मैं आपको बता दूं, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने 3 मेंबर की कमेटी गठित की है, जो इसी पे जो है काम कर रहे, इसी को इन्वेस्टिगेट करने का जो है काम कर रहे हैं कि आखिर ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्यों किया गया। क्योंकि आप देखिए कि हजारों की संख्या में जो नाम थे वोटर लिस्ट से वो गायब थे। ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन की, बीएलओ की मिली भगत से ये काम हुआ है। जिन लोगों ने विधानसभा में वोट दिया, फिर लोकसभा में वोट दिया, उनके वोट जो है निकाय चुनाव में कट गए। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन किया है और ये जीत, देखिए जीत जरूर है, लेकिन इस जीत के पीछे बहुत सारे मैनिपुलेशन है। आपने स्पेशली मैं कहूं तो कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के जो वोट है वो काटने का काम किया है और इस पे हम कार्रवाई की मांग करते हैं। और बीएलओ के साथ साथ अन्य बड़े अधिकारी, क्योंकि बीएलओ स्तर की ही बात नहीं होती है, ये बड़े स्तर की बात है और इस बार अगर एक बार कार्रवाई हो जाएगी तो मुझे लगता है आगे के लिए नजीर सेट हो जाएगी। खबर रुड़की से, जहां पर गुर्जर समाज की महापंचायत स्थगित होने के बाद गुर्जर समाज के नेताओं ने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौटने का आह्वान किया। वहीं दूसरी तरफ वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर हुई फायरिंग मामले में प्रशासन से दोनों पक्षों पर समान कार्रवाई की मांग की गई है। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यहाँ जो आज ये लोग बाग आए हैं, हमारे नौजवान साथी आए हैं, यहाँ परसों हम आए, प्रशासन ने गेट नहीं खोलने दिया, लड़के गेट खुलवाया, अंदर घुसाने नहीं दे रहे थे। कल भी आए, कल भी प्रशासन ने जांच करी है, गेट बंद करके बड़ा मुश्किल से लड़ झड़ के हमने गेट खुलवाया। आज उन्होंने कितनी तानाशाही करी, लेकिन मेरे नौजवानों ने, आज हमारे सर्व समाज के लोगों ने, हमारे
गुर्जर समाज के, सर्व समाज के लोगों ने अपनी ताकत दिखाने का काम करा और प्रशासन के घुटने टेक कर अंदर आने का काम किया। उसके लिए तो बहुत बड़ी बधाई है। और जो वादा प्रशासन ने किया है सरकार ने चैंपियन साहब के साथ, रानी साहिबा के साथ, अगर वो वादा पूरा नहीं करते और वो विधायक अपनी जान बचाना चाहा, अपनी इज्जत बचानी चाहा, यहाँ माथा टेक कर माफी नहीं मांगता इस हमारी धरोहर से, तो अगले बुध को फिर यही 11 बजे यही इसी तरह से महासम्मेलन होगा, महापंचायत होगी। और अगर मांग पूरी भी कर दे, जब भी होगी, फिर धन्यवाद देंगे हम प्रशासन का भी, अगर हमारी मांग सारी पूरी होगी। देहरादून में 8 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी बैंकों के लोन से संबंधित केस का निपटारा होगा। साथ ही जिस व्यक्ति का भी बैंक से कोई लोन संबंधित विवाद है, वो लोक अदालत के जरिए अपनी समस्या का समाधान कर पाएगा। हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ये लोक अदालत पूरे देश में हर न्यायालय में होंगी। इसी अनुक्रम में उत्तराखंड में भी सारे न्यायालयों में और इसी अनुक्रम में देहरादून के भी सारे न्यायालयों में इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। तो चाहे वो देहरादून मुख्यालय के सारे न्यायालय हो, विकास नगर, डोईवाला, चक्राता, मसूरी, ये सारे न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और ऐसे सभी वाद जो बहुत छोटी प्रकृति के हैं, जिसमें दोनों पक्षकार आपसी राजीनामे से किसी या सुलह समझौते से किसी एक टर्म्स पर अपने मामले को सेटल करना चाहते हैं, वो सभी लोग 8 मार्च से पहले न्यायालयों में आकर अपने केसेस को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं, या 8 मार्च को भी वो अपने केसेस को निपटाने के लिए कोर्ट में आ सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।